गया था। आगे हम लोग पढ़ना है कि प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? नमूरा ने किया था। किसने किया था? नमूरा ने। प्रयोगशाला में राइबोसोम की संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? नमूरा ने। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण जो है सर्वप्रथम किसने किया था? नमूरा ने। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? आगे राइबोसोम के दो सब यूनिट के आपस में जुड़ने के लिए जो है मैग्नीशियम डबल प्लस आयन की आवश्यकता होता है। आगे है राइबोसोम के दो सब यूनिट के आपस में जुड़ने के लिए जो है किसकी आवश्यकता होता है? मैग्नीशियम डबल प्लस आयन की। राइबोसोम के दो सब यूनिट के आपस में जुड़ने के लिए जो है किसकी आवश्यकता होता है? मैग्नीशियम डबल प्लस आयन की। आगे तारक जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तारक के बारे में पढ़ना है। तो तारक जो है यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारक किस कोशिका में पाया जाता है? सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारक जो है किसमें पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। केवल जंतु कोशिका में कौन सा क्या पाया जाता है? तारक। केवल जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? तारक सेंट्रोसोम। जंतु में पाया जाता है खाली। यह सिर्फ जंतु में पाया जाता है। कौन सी? तारक। यह सिर्फ जंतु में पाया जाता है। कोशिका कौन सा है? तारक। इसका खोज बोबेरी ने किया था। बोबेरी ने किया था। तारक की खोज किसने किया था? बोबेरी ने किया था। तारक की खोज किसने किया था? बोबेरी ने। तारक की खोज किसने किया था? बोबेरी ने। बोबेरी किया था। कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होता है। तारक जो है किसमें सहायक होता है? कोशिका विभाजन की क्रिया में। तारक जो है किसमें सहायक होता है? कोशिका विभाजन की क्रिया में होता है। हाँ, कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होता है तारक या सेंट्रोसोम। आगे है तारक का प्रमुख कार्य सूक्ष्म नलिकाओं प्रोटीन की खोखली नली को संगठित करना है। तारक का प्रमुख कार्य जो है जो सूक्ष्म नलिका है उसको क्या करता है? संगठित करता है, मैंने इकट्ठा करता है, जमा करता है। तारक का जो है प्रमुख कार्य जो है क्या है? तो सूक्ष्म नलिकाओं को क्या करना है? संगठित करना, जो कि कोशिकाओं कंकाल को स्थिर संरचना प्रदान करता है। आगे हम लोग को पढ़ना गुणसूत्र, जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, है ना। गुणसूत्र क्या इंग्लिश में बोलते हैं? क्रोमोसोम। इसका खोज जो है किसने किया था? क्रोमोसोम। हाँ, बाल्थर फ्लेमिंग। क्रोमोसोम का खोज किसने किया था? बाल्थर फ्लेमिंग ने। बाल्थर फ्लेमिंग ने। गुणसूत्र का खोज किसने किया था? बाल्थर फ्लेमिंग। बाल्थर फ्लेमिंग ने 1882 में किया था। गुणसूत्र का खोज जो है कब किया गया था? 1882 में बाल्थर फ्लेमिंग। गुणसूत्र का खोज जो है 1882 में किसने किया था? बाल्थर फ्लेमिंग। 1882 में गुणसूत्र का खोज किसने किया था? बाल्थर फ्लेमिंग। जिसमें धागे सदृश संरचना होती है, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। गुणसूत्र जो कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक के कोशिका केंद्रक में। गुणसूत्र जो है कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में। गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम जो है कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में। आगे है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। कि गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम जो है किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन का बना होता है ना। किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन। गुणसूत्र का निर्माण जो हुआ है या बना हुआ होता है, किसका बना हुआ होता है? डीएनए हिस्टोन के प्रोटीन नामक बना होता है। इसके ऊपर जो दाने के समान संरचना पाया जाता है। गुणसूत्र के क्रोमोसोम के ऊपर जो है दाने नुमा संरचना पाया जाता है। क्रोमोसोम के ऊपर जो है दाने नुमा संरचना होता है, उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। दाने क्रोमोसोम के ऊपर जो है दाने नुमा संरचना होता है, क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। न्यूक्लिक अम्ल। आगे न्यूक्लिक अम्ल में जो है पाए जाने वाले बंध न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने बंध आकर्षण बल को फास्फो डाइस्टर बंध कहते हैं।
फास्फोडाइस्टर बंध, है ना। कारण न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध को जो है क्या कहते हैं? फास्फोडाइस्टर बंध कहते हैं। कारण न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाला बंध क्या कहलाता है? हाँ, तो क्या कहलाता है? फास्फोडाइस्टर बंध कहते हैं। आगे है जीन प्रोटीन का कूटन नहीं करता है। जीन जो है प्रोटीन का जो है कोड नहीं करता है। जीन जो है प्रोटीन का कोड नहीं करता। आगे है इन्हें अनुवांशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं। क्रोमोसोम को जो किसका वाहक कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण का। अनुवांशिक लक्षण के वाहक कौन होता है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। अनुवांशिक लक्षणों का वाहक कौन होता है? क्रोमोसोम। अनुवांशिक लक्षणों का वाहक कौन होता है? क्रोमोसोम या गुणसूत्र। अनुवांशिक लक्षणों का वाहक कौन होता है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। आगे प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड जिस स्थान पर मिलता है उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड जो है जहां मिलता है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड जिस स्थान पर मिलता है क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के दौरान क्रोमैटिड जिस स्थान पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र के अंतिम छोर को क्या कहा जाता है? हाँ, टीलोमियर कहते हैं। गुणसूत्र के अंतिम छोर क्या कहलाता है? टीलोमियर कहता है। गुणसूत्र के अंतिम छोर क्या कहलाता है? टीलोमियर कहलाता है। गुणसूत्र के अंतिम छोर क्या कहलाता है? टीलोमियर कहलाता है। गुणसूत्र के अंतिम छोर क्या कहलाता है? टीलोमियर कहलाता है। आगे गुणसूत्र का क्रियात्मक भाग जीन कहलाता है। गुणसूत्र का क्रियात्मक भाग क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। गुणसूत्र का क्रियात्मक भाग क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। गुण का क्रियात्मक भाग क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और ऊपर क्या कहा था कि क्रोमोसोम के ऊपर जो संरचना होता है दानेदार उसको भी क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। INCERT एग्जाम्पल के अनुसार है गुणसूत्र के क्रियात्मक भाग को जीन कहते हैं। आगे है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए इसको बोलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, है ना। आगे है डीएनए की संरचना है, आंतरिक संरचना ये सब है। आगे है करैया जो है अम्ल हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है ना। डीएनए का क्या काम है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम। एक पीढ़ी से जो है दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह अम्ल जो है हमारे लक्षण को, जो हमारे लक्षण है वो दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का काम कौन करता है? डीएनए। किसी व्यक्ति का लक्षण को दूसरे पीढ़ी में जो पहुंचाने काम करता है वो क्या कहलाता है? डीएनए। अगर यह अम्ल हमारे अनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने काम करता है लक्षण को। आगे इस अम्ल में डीऑक्सीराइबोज शर्करा और 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार और 2 फ्यूरिन एडेनिन ए और गुआनिन जी तथा 2 पायरेमाइडिन और थाइमिन और 1 साइटोसिन जी होता है। हाँ, इसे बता रहा है कि डीएनए में क्या क्या चीज मौजूद होता है ना। तो पहला जो इस अम्ल में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। सबसे पहले होता है, 2 फ्यूरिन एडेनिन होता है, 1 गुआनिन होता है, 2 पायरेमाइडिन होता है, थाइमिन होता है और साइटोसिन होता है। हाँ, तो ये कह रहा कि डीएनए में क्या क्या मौजूद होता है। तो पहला जो है अम्ल में जो है डीएनए अम्ल में जो है डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। उसका 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। 4 नाइट्रोजन युक्त क्या होता है? क्षार होता है। 4 नाइट्रोजन युक्त क्या होता है? क्षार होता है। और 2 फ्यूरिन एडेनिन होता है। 2 क्या होता है? फ्यूरिन एडेनिन होता है। 2 फ्यूरिन एडेनिन होता है एवं गुआनिन होता है। उसका 2 पायरेमाइडिन होता है। 2 क्या होता है? पायरेमाइडिन होता है। 2 क्या होता है? पायरेमाइडिन होता है। थाइमिन और साइटोसिन होता है। थाइमिन और क्या होता है? साइटोसिन। इतना मौजूद होता है डीएनए में। आगे है डीएनए के जो है द्विरज्जुकी प्रतिरूप की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए में जो है द्विरज्जुक प्रतिरूप होता है, खोज किसने किया था? हाँ, XX मॉडल किसने खोज किया था?
बार्सन क्रिक डीएनए के द्विरजकु प्रतिरूप का खोज किसने किया था? बार्सन क्रिक ने डीएनए के द्विरजकु प्रतिरूप का खोज किसने किया था? बार्सन क्रिक ने खोज किया था। करा कि इसके लिए उन्हें 1953 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। करा बार्सन क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1953 में बार्सन क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1953 में बार्सन क्रिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1953 में। किसके लिए दिया गया था? हाँ डीएनए के द्विरजकु प्रतिरूप की खोज के लिए। आगे है करा इनके अनुसार जो है डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रम होता है। डीएनए का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रम। डीएनए का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रम। एक टर्न की लंबाई टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होता है। एक टर्न की लंबाई कितना होता है? 34 एंगस्ट्रम। एक टर्न की लंबाई कितना होता है? 34 एंगस्ट्रम। आगे है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए लंबा होता है, शाखित होता है, सर्पिलाकार का। अशाखित होता है, सर्पिलाकार। क्वेश्चन बोल रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में जो है डीएनए क्या डीएनए कैसा होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में जो है डीएनए लंबा होता है, अशाखित होता है और सर्पिलाकार होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसा होता है? लंबा, शाखित होता है, सर्पिलाकार होता है, स्पाइरल जिसको बोलते हैं ना। आगे है जबकि प्रोकैरियोटिक में कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया था, क्लोरोप्लास्ट में यह वृत्ताकार होता है। हाँ, जब प्रोकैरियोटिक में रहेगा डीएनए तो किस में रहेगा? तो वृत्ताकार रहेगा। कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में हो या माइटोकॉन्ड्रिया में हो या क्लोरोप्लास्ट में हो तो डीएनए किस रूप में रहेगा? वृत्ताकार यानी सर्कुलर रहेगा, ना कि स्पाइरल रहेगा। पूछेगा क्वेश्चन। आगे है कि डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए जो है अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। प्रत्येक टर्न में कितना न्यूक्लियोटाइड होता है? 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। प्रत्येक टर्न में जो है कितना न्यूक्लियोटाइड होता है? 10 न्यूक्लियोटाइड। प्रत्येक टर्न में कितना न्यूक्लियोटाइड होता है? 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। प्रत्येक टर्न में कितना न्यूक्लियोटाइड होता है? 10 होता है। आगे है एडेनिन थाइमिन के साथ जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ये एग्जांपल दिया डबल बॉन्ड टी यानी एडेनिन थाइमिन के साथ जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन और थाइमिन के साथ कैसा बॉन्ड होता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और साइटोसिन और ग्यूनिन के साथ कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। साइटोसिन और ग्यूनिन कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आगे है केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। केंद्रक के अलावा जो है डीएनए कहाँ मौजूद होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। केंद्रक के अलावा जो है डीएनए कहाँ मौजूद होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। आगे डीएनए के फिंगरप्रिंट, डीएनए का फिंगरप्रिंट। किसी जीव या किसी व्यक्ति के डीएनए में जो है स्थापित क्षार का क्रम निश्चित होता है। स्थापित क्षार का क्रम क्या होता है? निश्चित होता है। किसी जीव या व्यक्ति के डीएनए में जो है उपस्थित क्षार का क्रम क्या होता है? निश्चित होता है। कि किसके द्वारा जो है उस जीव या व्यक्ति का लक्षण निर्धारित होता है, जिसके द्वारा जो है उस जीव और व्यक्ति का लक्षण निर्धारित होता है। माने इसी कारण जो है लक्षण निर्धारित होता है जीव में या व्यक्ति में। पिता गुण बच्चा में मौजूद होता है, आता है। डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज डॉक्टर एलेक जेफ्रेज के द्वारा किया गया था। हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज किसके द्वारा किया गया था? एलेक जेफ्रेज। डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज किसके द्वारा किया गया था? एलेक जेफ्रेज। डीएनए फिंगरप्रिंट किसके द्वारा खोज किया था? एलेक जेफ्रेज। डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज किसके द्वारा किया गया था? एलेक जेफ्रेज। आगे भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट लाने का जो है श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर लालजी सिंह को। भारत में जो है डीएनए फिंगरप्रिंट जो टेस्ट लाया गया है किसके द्वारा लाया गया है? लालजी सिंह के द्वारा लाया गया। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट लाने का श्रेय जो है किसे जाता है? डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। आगे है डीएनए फिंगरप्रिंट
टेस्ट संस्था हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ इत्यादि स्थानों पर है। करेक्ट। डीएनए फिंगरप्रिंट जो है टेस्ट कहाँ कहाँ है? हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ। हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ। करेक्ट। डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट जो है कहाँ कहाँ मौजूद है? हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ। हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ। आगे है डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता। डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता क्या क्या है जिसके बारे में जानना। तो पहला उपयोगिता है अपराधियों का पता लगाना। पहला उपयोगिता क्या है? अपराधियों को पता लगाने में। अपराधियों को पता लगाने में। दूसरा है खोए माता पिता या संतान को पता लगाने में। देखा किसी बच्चा चुरा लेता है तो डीएनए से पता चलता है। हो जाता है। खोए माता पिता और संतान को पता लगाने में। तीसरा इसका यूज है कि संपत्ति विवाद के निपटारे में, है ना। चौथा जो है आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज के इलाज में। और पांचवा जो उपयोगिता इसका डीएनए का है कि परजीवी फसल, है ना, ट्रांस जेनियो क्रॉप का निर्माण करना। परजीवी फसल का निर्माण करना, है ना। पांचवा क्या है? परजीवी फसल का निर्माण करना। आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए के फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए के फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। आरएनए के फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। आगे है आरएनए के बारे में। आरएनए जो है यह अम्ल केवल कुछ विषयों का ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। अम्ल जो है कुछ विषय का आनुवांशिक पदार्थ होता है, ना कि कुछ विषाणु का। अम्ल जो है कुछ विषाणु का ही क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। यह अम्ल जो है केवल कुछ विषाणु का ही क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ है। यह अम्ल जो है केवल कुछ विषाणु का ही क्या है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। हमारे शरीर में यह डीएनए की सूचनाओं को डिकोड करने, है ना, और उन सूचनाओं को आगे क्रियान्वित करने का कार्य करता है। इस सूचना से ही जो है हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आगे है डीएनए, इस अम्ल में राइबोसोम शर्करा एवं 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। आरएनए में जो है राइबोसोम शर्करा होता है और 4 क्या होता है? थायमिन क्षार की जगह जो है किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेसिन नामक क्षार का। डीएनए के थायमिन क्षार की जगह जो है किसका यूज किया जाता है? जबकि अन्य क्षार समान होता है। आगे जो है आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। आरएनए कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। आरएनए कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक एमआरएनए होता है ना। सुनिए ना, ये आरएनए 3 प्रकार का। इसमें पहला क्या बोलते हैं? एमआरए। पहला क्या बोलते हैं? एमआरए। और दूसरा क्या बोलते हैं? टीआरएनए। दूसरा क्या बोलते हैं? टीआरएनए। तीसरा क्या बोलते हैं? आरआरएनए। तीसरा क्या बोलते हैं? हाँ, स्मॉल एमआरएनए जो होता है उसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, है ना। एमआरएनए क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए को क्या बोलते हैं? यह अमीनो एसिड का निश्चित क्रम बनाता है। एमआरएनए क्या करता है? एमआरएनए जो है मैसेंजर आरएनए का अमीनो एसिड का निश्चित क्रम बताता है। एमआरएनए क्या करता है? अमीनो अम्ल का निश्चित क्रम बताता है। अमीनो एसिड का निश्चित क्रम बताता है। और टीआरएनए जो है, टीआरएनए का क्या काम है? न्यूक्लिक एसिड को, अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह सबसे छोटा आरएनए होता है। सबसे छोटा आरएनए कौन होता है? टीआरएनए। सबसे छोटा आरएनए कौन होता है? टीआरएनए। सबसे छोटा आरएनए कौन होता है? टीआरएनए। इसका काम क्या होता है? तो एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है। एमिनो एसिड को कहां पहुंचाने का काम करता है? राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? टीआरएनए। आगे है आरआरएनए, राइबोसोम आरएनए, है ना। आरआरएनए जो है को राइबोसोम आरएनए कहते हैं। इसका काम जो है राइबोसोम पर पाया जाता है। यह कहां पाया जाता है? राइबोसोम पर, जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक कौन होता है? राइबोसोम आरएनए। प्रोटीन के संश्लेषण में जो है सहायक कौन होता है? राइबोसोम आरएनए। आगे है अंतःद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःद्रवी जालिका है। अंतःद्रवी जालिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका क्या बोलते हैं?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें से जो है इस तरह फिगर आता है इसका, राइबोसोम होता है, न्यूक्लिक इनवेलप होता है, न्यूक्लियस होता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों पाया जाता है ना, पादप कोशिका जंतु कोशिका में दोनों पाया जाता है। कौन दोनों पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपरद्रवी जलिका। अंतःपरद्रवी जलिका जो है पादप कोशिका में भी होता है और जंतु कोशिका में भी होता है। इसका खोज किसने किया था? पोर्टर ने। इसका खोज किसने किया था? पोर्टर ने करा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किसने किया था? पोर्टर ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किसने किया था? पोर्टर ने। सबसे बड़ा कोशिका अंग है ना, सबसे बड़ा कोशिका अंग क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे बड़ा कोशिका अंग क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करा इसके भीतर क्या स्थान ल्यूमेन होता है। करा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भीतर जो है क्या चीज मौजूद होता है? क्या कहलाता है भीतर का स्थान? ल्यूमेन। ल्यूमेन। इसके भीतर का स्थान क्या कहलाता है? ल्यूमेन कहलाता है। करा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भीतर का स्थान क्या कहलाता है? ल्यूमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूमेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भीतर के भाग को क्या कहलाता है? ल्यूमेन कहलाता है। आगे चिकनी अंतःद्रवी जलिका कुछ मात्रा में हार्मोन्स का भी संश्लेषण करता है। चिकनी अंतःद्रवी जलिका जो होता है वो हार्मोन्स को क्या करता है? स्रावित करता है, संश्लेषित करता है, संश्लेषित करता है ना। आगे इसका जो है मुख्य कार्य वसाओं तथा प्रोटीन का संश्लेषण करना है। करा है। इसका क्या काम है? वसा प्रोटीन को संश्लेषित करना काम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? वसा और प्रोटीन को संश्लेषण करना। विभिन्न झिल्लियों जैसे केंद्रक हो गया, केंद्रक झिल्ली हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, आदि का निर्माण करता है। केंद्रक झिल्ली कोशिका झिल्ली का निर्माण कौन करता है? हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करेक्ट। केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली बहुत पूछता है क्वेश्चन वाला। करेक्ट। केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली का निर्माण कौन करता है? करेक्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। हाँ, करा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो प्रकार का होता है, जिसमें से वो स्मूथ एंडिकुलम रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और दूसरा कुछ है रफ। करा स्मूथ में जो है जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, स्मूथ वाला पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक ना। हाँ, यह कोशिका के कार्बोहाइड्रेट का बसक संश्लेषित में सहायता करता है। कोशिका में जो कार्बोहाइड्रेट रहता है और जो बसा रहता है उसको क्या करता है? संश्लेषण में सहायता करता है। स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो जो है क्या करता है, क्या काम करता है? कोशिका में जो मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा उसको संश्लेषण में सहायता करता है। आगे है उसी के है करा स्मूथ में ही है। करा कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ औषधि का विष रहित है? अब बहुत नहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है कि कौन सा कोशिकांग जो है कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ औषधि का विष रहित होता है। चिकनी अंतःद्रवी हाँ, चिकनी अंतःपरद्रवी जलिका, चिकनी अंतःद्रवी परजलिका, इसमें विषैला पदार्थ रहता है ना। आगे है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। करा बैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर जो राइबोसोम नहीं पाया जाता। हाँ, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, उसमें नहीं पाया जाता था स्मूथला में, रफला में पाया जाता है ना। यह कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन के संश्लेषण क्या होता है? सहायक होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कोशिका के प्रोटीन में क्या होता है? अब पढ़ना वैक्यूल, जिसे रसधानी बोलते हैं। वैक्यूल को क्या बोलते हैं? रसधानी। वैक्यूल को क्या बोलते हैं? रसधानी। वैक्यूल को क्या बोला जाता है? रसधानी। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। वैक्यूल कहाँ पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। वैक्यूल जो है कहाँ पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिका में मौजूद होता है। आगे है यह एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है।
वैक्यूल जो है किससे घिरा हुआ था? झिल्ली से घिरा हुआ होता है। वैक्यूल जो है राजधानी जो है किससे घिरा हुआ होता है? एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। जिसे क्या कहा जाता है? वैक्यूल जो है झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, उसे क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। वैक्यूल जो है झिल्ली से घिरा हुआ होता है, क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट कहलाता है। अब अंतःद्रव्य जलिका द्वारा यह कोशिका के कुछ जैव स्थल होता है। यह कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। यह कोशिका जो है द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। यह केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। यह केंद्रक का कोशिका द्रव के बीच जो है प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। यह ऊर्जा उत्पादन की स्थल नहीं होता है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल नहीं होता है, यानी ऊर्जा उत्पादन नहीं करता। आगे परासरण, ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। परासरण क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। परासरण के बारे में जानना है तो परासरण इसमें जो है विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलायन से अधिक सांद्रण वाले विलायन की ओर गति करता है। देखिए परासरण होता है ऑस्मोसिस। परासरण क्या होता है? ऑस्मोसिस। इसमें जो विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण विलयन की ओर जाता है। कम सांद्रण से अधिक की ओर जाता है। हाँ, कम से ज्यादा गति की ओर अधिक की ओर जाएगा। जल के अणु, आगे जो है जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगमन झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। जल के अणु की गति जो है जब वर्णात्मक परागन झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? परासरण कहते हैं। आगे है अल्प परासरण। कोशिका फूल जाएगा। अल्प परासरण में क्या हो जाएगा? कोशिका फूल जाएगा। अल्प परासरण में क्या हो जाएगा? अल्प परासरण में क्या हो जाएगा? कोशिका फूल जाएगा। और सम परासरण में क्या हो जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, तो कोशिका में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। सम परासरण में क्या हो जाएगा? कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अति परासरण में क्या हो जाएगा? कोशिका चिपक जाएगा। अति परासरण होगा तो कोशिका क्या हो जाएगा? कोशिका चिपक जाएगी। एक कोशिका अवायवीय जीव और अधिकांश पादप कोशिका परासरण द्वारा जल ग्रहण करता है। एक कोशिकीय अवायवीय जीव जो है एक अधिकांश पादप कोशिका परासरण द्वारा क्या करता है? जल ग्रहण करता है। एक कोशिकीय अवायवीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका परासरण द्वारा क्या करता है? जल ग्रहण करता है। जीन है ना, जीन क्या होता है? तो जीन जो है एक अनुवांशिक इकाई होता है। जीन क्या होता है? एक अनुवांशिक इकाई होता है। जीन क्या होता है? एक अनुवांशिक इकाई होता है। जीन क्या होता है? एक अनुवांशिक इकाई होता है। जीन जो है डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। जीन जो है किसी जीन कहते हैं? जो डीएनए का वह भाग जो किसी विशिष्ट कार्य को क्या करता है? संपादित करता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। जीन डीएनए के वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है, बटा हुआ रहता है, वो क्या होता है? जीन कहलाता है। आगे है कि जंपिंग जीन की अवधारणा बारबरा मैक क्लिंटॉक द्वारा मक्का पर प्रयोग के दौरान दिया गया था। जंपिंग जीन की अवधारणा जो है, हाँ, किसने दिया? बारबरा मैक क्लिंटॉक। जंपिंग जीन की अवधारणा किसने दिया? बारबरा मैक क्लिंटॉक। जंपिंग जीन का अवधारणा किसने दिया है? बारबरा मैक क्लिंटॉक द्वारा मक्का के प्रयोग पर किया। किस पर प्रयोग किया था? मक्का। ये क्वेश्चन पूछते रहता। जंपिंग जीन की अवधारणा जो है किसने दिया था? हाँ, मक्का पर प्रयोग किया था, है ना। किस पर प्रयोग किया था? जंपिंग जीन का जो सिद्धांत दिया था किस पर प्रयोग किया था? मक्का पर प्रयोग करके किया था। ट्रांसपोजोन है ना, ट्रांसपोजन के नाम से जो है भी प्रचलित जंपिंग जीन डीएनए के ऐसे भाग हैं जो एक ही क्रोमोसोम में अथवा एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम की अपनी स्थिति पोजीशन बदलता है ना। तो वही करा कि एक अपना क्या स्थिति को चेंज करता है।
आगे है कर कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होता है। कर कोशिका के केंद्रक के जो है डीएनए में क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण संरचना सूचना होता है। जो भी सूचना होता है प्रोटीन संबंधित वो किसमें मौजूद होता है? डीएनए। हाँ, डीएनए के कोशिका केंद्रक के डीएनए में होता है। कर कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना क्या कर निहित करता रखता है। आगे है एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों का उत्पत्ति होता है। करे कोशिकीय जीव में जो है कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीव का उत्पत्ति होता है। करे कोशिका जीवों में जो है कोशिका विभाजन और विखंडन के द्वारा क्या होता है? नए जीव की उत्पत्ति होता है। क्या होता है? सही बात है। जब विभाजन होगा, विखंडन होगा, टूटेगा तो नया जीव का उत्पत्ति होगा। कॉमन सी बात है। अब है इससे संबंधित प्रश्न क्वेश्चन है ना। आगे करा कि एक कोशिकीय जीव के संदर्भ में सही कथन चुनना है। एक कोशिकीय जीव के हाँ तो सी में कह रहा है एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं और जनन करता है ना। एक कोशिकीय जीव होता है चूंकि एक के कोश उसमें होबे करता है तो सभ्य काम वो करेगा, उसी से करेगा। इसलिए कह रहा है एक कोशिकीय जीव श्वसन लेता है और जनन भी उसी से करता है। चूंकि हाँ एक कोश है तो एक से कम करेगा हर चीज। आगे है अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देख सकता है ना। तो बी कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होता है। कोशिका जो है हम लोग बिना लेंस से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो वही करा। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? राइबोसोम ऑप्शन से संबंधित है। कौन सा केंद्रक का भाग नहीं है? राइबोसोम। अब केंद्रिका, गुणसूत्र, जीन सब क्या है? केंद्रक का भाग है। आगे कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो कोशिका अंगक। करेक्ट। कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? कोशिका अंगक है। कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या है? कोशिका अंगक। कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? कोशिका अंगक। कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसा पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है क्या कहलाता है? कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका द्रव कहलाता है। आगे है कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट क्या होता है? माइक्रोमीटर। कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए मापने की यूनिट क्या होता है? माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है? माइक्रोमीटर। कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए जो है मापने की यूनिट क्या होता है? माइक्रोमीटर। आगे है कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कोशिका में प्रवेश करने वाले बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना। हाँ तो कोशिका में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। करा कि कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि कोशिकाओं में जो प्रवेश करने वाला करता है और जो बाहर से आगे कर फिर से कर कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण करने का काम किसका काम है? कोशिका झिल्ली। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण करता है। कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। आगे बताना है कि नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिकाओं के भागों में से वह उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीव कोशिका तीनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है तीनों में पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है, प्राणी कोशिका में पाया जाता है और जीवाणु कोशिका में पाया जाता है। जीवाणु कोशिका, पादप कोशिका और प्राणी कोशिका तीनों में कौन पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाया जाता है। पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में कौन पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित में से किस में कोई भी झिल्ली नहीं होता है? तो विषाणु में है ना। वायरस में कोई भी क्या होता है? झिल्ली नहीं होता। निम्नलिखित में किस में जो है कोई झिल्ली नहीं होता है? विषाणु में। अब बाकी पादप कोशिका है ना, कवक कोशिका, जंतु कोशिका में होता है झिल्ली। आगे है कपोल कोशिकाओं में नहीं होता। क्या नहीं होता? लवक नहीं होता। कपोल कोशिका में क्या नहीं होता? लवक नहीं होता। कपोल कोशिका में क्या नहीं होता? लवक नहीं होता।